8. शेडो क्लैन, ओक्स, गोब्लिन्स, प्रोजेक्ट 54, वेदा इन सब से आज़ाद हो चुके थे। उनकी जिंदगी पहले की तरह सामान्य होती जा रही थी। आसाम से आए उन्हें 1 हफ्ता हो चुका था। वो बनारस में ही थे। उन्होंने कॉल पर प्रेसिडेंट को सारी बातें बता दी थी, जिससे एक बार के लिए WWH में शांति आ गई। पर शांति तब अशांति में बदल गई जब यह पता चला कि गोस्ट ईटर RG गायब है, यानी कि राका। प्रेसिडेंट ने तुरंत उसकी तलाश जारी करवा दी। सब लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं वेदा इन सब बातों से बेखबर अपनी जिंदगी को पहले की तरह देख रहे थे, जहां बस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर वो मंदिर साफ करते, भक्तों के आ जाने पर आरती करते, उनमें प्रसाद बांटते और बाहर जानवरों को भी प्रसाद खिलाते। अक्सर गंगा तट के किनारे बैठकर वो अपने ख्यालों में डूबे रहते, लोगों के घर पूजा करते, पाठ करते। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो चुका था। वो 1 हफ्ते से पंडित की वेशभूषा में ही थे और काफी खुश थे। हालांकि वो तैयार भी थे अपने आने वाले हर उस केस के लिए। जो भी केस उन तक आर्यन ला रहा था, उनमें से ज्यादातर केसेस वेदांत कॉल पर ही निपटा देते, क्योंकि उन सब के समाधान बहुत आसान होते। तो थोड़ा सा बात करके, थोड़ी सी चीजें उन्हें बताकर वो चीजें शांत हो जाती। पर जहां पर बात बिगड़ती और बात बहुत आगे तक जा चुकी होती, वहां पर वो खुद आर्यन के साथ जाते। उनकी टीम में एक और मेंबर था, मोहित। मोहित जिसे सपने में फ्यूचर में होने वाली चीजें दिखाई देती थी, पर वो चीजें जो पैरानॉर्मल से अटैच हैं। जब से प्रोजेक्ट 54 आया था, तब से उसे बस एक ही तरह का सपना दिखाई दे रहा था, जिसमें से बार बार शेडो क्लैन दिखाई देती। शेडो क्लैन जो उसे सुकून से सोने ही नहीं देती। पर जब से शेडो क्लैन गई, वो आराम से सो पा रहा था। ऐसे ही एक सुबह का समय था। आरती कर प्रसाद बांट वेदांत गंगा किनारे बैठे हुए थे और बस माँ गंगा की ओर देख रहे थे। शांत शीतल जल एक धारा में बहता जा रहा था, जिसे देखकर ना जाने क्यों उनके मन को बहुत सुकून मिल रहा था। उसी समय उनका फोन बजा। गुड मॉर्निंग सर। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा बोले, अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। जिस पर आर्यन बोलता है, सर कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक केस हमारे पास आया है। सर एक लड़का है साहिल। वो लास्ट वीक अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था, पर अचानक अगले ही दिन वापस आ गया। और वापस आने का कारण ये था कि साहिल की तबीयत बहुत खराब हो गई। पर जब से वो घर आया, वो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है। कभी अचानक से बीमार हो जाता है और दिखाने पे बिल्कुल नॉर्मल। धीरे धीरे सर उसका शरीर पीला पड़ रहा है। और एक और बात उसके घर वालों ने बताई कि वो रात के समय घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है और किसी से बातें करता रहता है। उनको ये पूरा यकीन है कि उनके बेटे के अंदर कोई आत्मा आ गई है जो उसका शरीर छोड़ना नहीं चाह रही। इसलिए सर उन्हें हमारी मदद चाहिए। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। ये सुन वेदा पूछते हैं, ठीक है, पर पहले तुम ये बताओ कि वो रहते कहाँ पर हैं, और अगर उन्होंने कोई और डिटेल शेयर की हो तो उसके बारे में भी बताओ। जिस पर आर्यन बताता है कि सर वो जलंधर पंजाब के रहने वाले, उसका पूरा नाम है साहिल शर्मा और उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं। हालांकि उसके पापा इन सब चीजों के खिलाफ थे, पर उसकी मम्मी बहुत फोर्स कर रही है। और जैसे हालात चल रहे हैं, उसके पापा भी राजी हो चुके हैं। उन्हें बस अपना बच्चा किसी तरह बचाना है। वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, एक काम करवा रहे हैं, तुम कल ही निकल जाओ और मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। हालांकि तुम दिल्ली से निकलोगे तो तुम जल्दी वहां पर पहुंच जाओगे, और वहां पर जल्दी पहुंचकर तुम जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उसको कलेक्ट करना। वहां पर अपने डिवाइसेस लगा देना और जहां तक तुम जो कर सकते हो वो करना। हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और हाँ, परसों मैं पहुंच जाऊंगा, तो साहिल के जो जो दोस्त उसके साथ गए थे उन सबको बुला लेना।
क्योंकि उन सबसे मुझे बात करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां पर। आर्यन हामी भरकर फोन रख देता है और निकल पड़ता है जलंधर की ओर। और वहीं वेदा अपनी सामान्य होती जिंदगी को गले लगाते हैं और खुश होकर तैयारी करने लग जाते हैं जलंधर जाने की। अक्सर ऐसा होता है कि रात के समय अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ ताकतें हमारे पीछे पड़ जाती हैं जो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं होती। और वेदा को ऐसा लग रहा था कि शायद साहिल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो लोग शिमला की ओर जा रहे होंगे और रास्ते में कुछ हो गया होगा, तो वहां पर जाकर बस उन्हें उस आत्मा को निकालना था। पर जो साहिल के साथ हुआ था शायद उसके बारे में वेदा सोच भी नहीं सकते थे। खैर, अगले दिन की ट्रेन से वेदा निकल पड़े जलंधर की ओर और जहां आर्यन रात की ट्रेन से सुबह जलंधर पहुंच गया था, वही वेदा को टाइम लगने वाला था। और उसी टाइम के बीच में आर्यन जितनी इंफॉर्मेशन हो सके उसे कलेक्ट कर रहा था और अपने डिवाइसेस को उनके घर में लगा रहा था। आर्यन को एक बात अजीब लग रही थी। साहिल कभी बहुत अच्छे से बात करता तो कभी डरा डरा रहता और कभी तो ऐसे करता कि जैसे आर्यन को जिंदा ही खा जाएगा। कुछ तो था उसके अंदर। खैर, वेदा पहुंचे। आर्यन सोफे पर आराम से बैठा चाय पी रहा था। आइए सर, आपका इंतजार था। जैसा आपने कहा था मैंने सारी डिटेल इकट्ठा कर ली है और डिवाइसेस भी लगा दी, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आर्यन उठते हुए कहता है। जिस पर वेदा पूरे घर में घूमने लगी। अक्सर उनका यही काम होता था। जब भी वो सबसे पहले घर में आते थे तो पहले पूरे घर का चक्कर लगाते थे ताकि अगर घर में कहीं भी कुछ भी हो तो उन्हें पता चल जाए। वैसे यहाँ वहां टहल रहे थे पर उन्हें कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंस नहीं हो रही थी। एक बार तो नहीं लगा कि शायद इस घर में कोई आत्मा नहीं है। साहिल की तबीयत ही खराब होगी कि तभी साहिल के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग भागकर साहिल के पास गए तो उन्होंने देखा कि साहिल के दाहिने हाथ से तेजी से खून निकल रहा है और वो दर्द से कर्रा रहा है। पर ऐसा क्यों? वो सब उसे लेकर हॉस्पिटल गए, पर जब साहिल वेदा के पास से गुजरा तो वेदा को एक बदबू आई। बदबू कुछ जलने की। पर क्या? वो वेदा समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर हो क्या रहा है और उन्हें क्या करना है। ये सब उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं थी और उन्हें लग रहा था कि साहिल की बस तबीयत खराब है। पर जो उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा कि उसके हाथों से अपने आप खून निकलने लगा, तो वो कोई पैरानॉर्मल चीज ही थी। क्या थी वो? उसके लिए वेदा अपनी छानबीन शुरू करते हैं। 8. अचानक ही साहिल के दाहिने हाथ से खून निकलने लगा था, जिसके बाद सब उसे अस्पताल लेकर भागे जहां पर उसका इलाज किया जा रहा था। पर एक चीज अजीब हुई थी। जब साहिल वेदा के पास से गुजरा था तब वेदा को एक तेज जलने की गंध आई थी। वेदा को वहां पर कोई एंटिटी नहीं दिखाई दे रही थी, ना कोई आत्मा ना कोई रूह, बस जलने की बदबू। खैर, साहिल बिल्कुल ठीक हो गया था और उसे घर वापस ले आया गया। वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। वेदा आर्यन को छत पर लेकर गए। छत पर आते ही वेदा ने पूछा, आर्यन तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? ना तो मुझे कोई आत्मा दिखाई दे रही है और ना ही ये पोसेस है किसी चीज से। जिस पर आर्यन आगे आया और बोला, सर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई एंटिटी है ही नहीं। वेदा ने आर्यन को बीच में टोका और कहा, आर्यन ये शिमला क्या था ना, तो मुझे तुम सारी डिटेल्स बताओ। तुम्हें इसके घर वालों से क्या क्या पता चला? जिस पर आर्यन ने बताना शुरू किया, सर बात ऐसी है कि एक हफ्ते पहले इनके कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थी तो इसने अपने 3 दोस्त रॉकी, रमन और सनी के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया और ये रॉकी की कार से निकल गई। रॉकी को ही सिर्फ कार चलानी आती थी और सिर्फ उसके पास ही लाइसेंस था। ये लोग दिन के वक्त निकले थे और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पर ना जाने उस रात में ऐसा क्या हुआ जो कोई बता ही नहीं रहा। इवन साहिल के मम्मी पापा तक को नहीं पता।
बस अचानक से सनी का कॉल आया कि साहिल की तबीयत खराब हो रही है और इसे उल्टी आ रही हैं। तो वो सब उसे घर वापस ले आए। पर जब से वो घर वापस आया तो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। जैसे भी कल की बात है, वो खाना खाने बैठा था और बिल्कुल आराम से खा रहा था कि एकदम से उसने थाली उठाकर फेंक दी और जोर से चिल्लाने लगा कि उसमें कीड़े हैं, कीड़े हैं। कभी कभी पानी पीते हुए ग्लास फेंक देता है कि उस पानी में पानी की जगह खून है। सर, ज्यादातर वो डरा रहता है और रात में यहाँ वहाँ टहलते हुए किसी से बातें करता है। कल रात को तो मैंने खुद सुनी थी इसकी बातें। वेदा आर्यन की बात को सुनते हैं और अपना दिमाग लगाते हुए कुछ थ्योरी सामने रखते हैं। आर्यन हो सकता है कि रात को ये सब कहीं रुके हों, मे बी जंगल के बीच, जहां पर इनसे कोई गलती हो गई हो। शायद ये कहीं जाकर किसी पेड़ के नीचे हल्के हो गए होंगे, तो वहां से कोई स्पिरिट इनके पीछे पड़ गई होगी। पर यही तो बात है ना, मुझे स्पिरिट ही नहीं दिख रही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जादू टोना हो गया हो सकता है इन्होंने किसी चीज पर पैर रख दिया हो। पर बात वहीं पर आकर खत्म होती है ना कि कोई आत्मा होनी चाहिए। मुझे कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही। अच्छा आर्यन, मैंने कहा था कि इसके दोस्तों को बुलाना, क्या तुमने बुलाया नहीं? जिस पर आर्यन घड़ी की ओर देखता है और कहता है, सर 5 तो बजने वाले हैं। मैंने उनको कहा था कि 5 बजे आ जाना, शायद आते ही होंगे। और हाँ सर, मैंने उनको वो गाड़ी लाने को भी कहा है। कि तभी उन्हें नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो सब आ गए थे। इतना सोच आर्यन और वेदा नीचे गए। वेदा और आर्यन उन तीनों को अच्छे से देख रहे थे, जो डरे सहमे बस सोफे पर बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वेदा को देख वो खड़े हुए, जिस पर वेदा उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और सामने लगे सोफे पर खुद बैठते हैं। उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू करी। हाँ तो बच्चों, मेरा नाम है वेदा और ये है आर्यन, जिसने तुम सबको कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। हम दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और साहिल को बचाने आए हैं, पर हमें पता नहीं चल रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। क्या तुम सब मुझे सच सच बता सकते हो कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, और क्या तुम सबसे कोई गलती हुई है? जिस पर सनी डरते डरते बोलता है, सर हम आपको सच ही बता रहे हैं। हम सब शिमला जा रहे थे, रात के 11:30 बज गए थे। हमने होटल में चेकिंग किया और तब से सर साहिल को उल्टी आने लग गई और उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ भी था, तो हम उसे वापस घर ले आए और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पता सर। वेदा इतना तो समझ गए थे कि ये झूठ है। उन्होंने उन तीनों की आंखों में देखा तो रॉकी उनसे नजरें चुरा रहा था, जैसे मानो कुछ छुपा रहा हो। वेदा ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, आर्यन सुनो, हम इन सबको अलग अलग कमरे में लेकर जाते हैं और इनसे अलग अलग बात करते हैं। तुम ऐसा करो, वहां पर टेप रिकॉर्डर रख दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन तीनों की स्टेटमेंट्स अलग जाएंगी। आर्यन ने हामी भरी और सबसे पहले वो रमन को एक कमरे में लेकर गए। रमन काफी सहमा हुआ था, जिस पर वेदा ने पूछा, देखो रमन, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे सच सच बता दो कि वहां पर हुआ क्या था। रमन ने भी सेम वही बात कही जो सनी ने कही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तीनों अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। खैर, दूसरा नंबर रॉकी का था। रॉकी आया। वेदा ने सेम सवाल पूछा, रॉकी ने सेम जवाब दिया, पर वेदा ने यहां पर एक चालाकी चली और कहा, पर रमन तो मुझे कुछ और ही बता रहा था। मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा फिर। आर्यन, एक काम करो, इसको लेके चलो साहिल के सामने, सब कुछ सच सच उगलेगा ये। जिस पर रॉकी पूरी तरह से डर गया और सच बताने लगा, सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो हुआ है साहिल और सनी के बीच में हुआ है। बस हमें जैसा सनी ने बोलने को कहा, बस वैसा ही बोल रहे हैं। आर्यन भी वेदा को मान गया। उनको उन्हीं की जाल में फंसा कर वेदा ने सच निकलवा लिया था। अच्छा, तो तुम हमें सच बताओ कि वहां पर हुआ क्या था, और मैं तुम्हें इतनी गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। चलो बताना शुरू करो। जिस पर रॉकी यहाँ वहां देखते हुए बोला, सर प्लीज ये बात उसके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा को मत बताइएगा। ये सुन आर्यन और वेदा दोनों हैरान हुए। रॉकी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, दरअसल हम 4 लोग नहीं
6 लोग गए थे सर। मैं, रमन, साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड नेहा और उसकी फ्रेंड तनीषा और एक ड्राइवर भी था जो कार ड्राइव कर रहा था। सर वैसे तो मैं कार ड्राइव कर लेता हूँ पर 6 सीटर कार में से ड्राइव होती नहीं अच्छे से, इसलिए हम ड्राइवर साथ में लेकर गए थे। और फिर सर ऐसा हुआ। धीरे धीरे कर रॉकी वेदा और आर्यन को सारी सच्चाई से रूबरू करवाता है और ये सच्चाई सुनने के बाद वेदा और आर्यन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो जब इस केस की शुरुआत कर रहे थे तब उन्हें लग रहा था कि कोई आत्मारू या कुछ और होगा, पर जो यहाँ पर हुआ था वो उनकी सोच से भी परे था। Eight. वेदा और आर्यन ये फैसला करते हैं कि वो उन तीनों से एक एक करके बात करेंगे ताकि सच क्या है उन्हें पता चल सके और हुआ क्या था वहां पर ये वो जान सके। सनी, रमन और रॉकी को समझा कर आया था कि उन्होंने बोलना क्या है, पर वेदा ने अपनी चालाकी से रॉकी को फंसा लिया और उसे सच निकलवाना शुरू कर दिया। सर प्लीज मेरे मम्मी पापा को ये सब मत बताइएगा और ना ही साहिल के मम्मी पापा को, ये एक सीक्रेट है। दरअसल हम 4 लोग नहीं बल्कि 6 लोग शिमला जा रहे थे। मैं, साहिल, रमन और सनी और उसी के साथ साहिल की गर्लफ्रेंड नेहा और उसकी फ्रेंड तनीषा। एक ड्राइवर भी साथ में था क्योंकि मैं 6 सीटर कार ड्राइव नहीं कर पाता। सर जो भी इशू हुआ था वो सनी और साहिल के बीच में हुआ था क्योंकि सनी साहिल की गर्लफ्रेंड नेहा को लाइक करता था और शायद अभी भी करता है, पर वो साहिल की गर्लफ्रेंड हो चुकी है इसलिए वो हमेशा साहिल से चलता रहता है और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सर उस रात भी एक ऐसी लड़ाई हो गई थी उन दोनों के बीच में। हम रात को एक ढाबे पर रुके हुए थे खाना खाने, तब नेहा साहिल को अपने हाथ से खाना खिला रही थी जिसे देखकर सनी की जलने लगी तो उसने जानबूझकर साहिल की थाली को ठोकर मारा जिससे दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई और फिर वो लड़ाई करने लग गए। सर सनी ने साहिल को बहुत मारा पर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया। सनी को शायद रियलाइज हो गया कि उसकी गलती थी। उसने साहिल से माफ़ी मांगी और गले भी मिला और फिर हम वहाँ से निकल गए। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ, जैसे ही हम होटल पहुँचे साहिल को उल्टी आने लग गई और उसे अनईजी फील होने लगा तो हम उसे वापस ले आए। पर हम नहीं चाहते थे कि घर में किसी को सच